नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल अवनी एजुकेशन पर। साथियों, आपके लिए बाल विकास मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज़ आज से हम शुरू करने वाले हैं। तो आपको डेली 9 बजे एक निःशुल्क टेस्ट सीरीज़ के साथ जुड़ना होगा, जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान और बाल विकास से के संबंधित जितने भी प्रीवियस एग्ज़ाम में भारत में हुए हैं उन सभी के सारे प्रश्न मिलेंगे और आगामी रीट की परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी आपको हम करवाएंगे। तो आप सभी अब बिल्कुल तैयार हो जाइएगा और आज हम शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज़ नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है कि भाई आगमनात्मक तर्क के स्तरों में शामिल नहीं है। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन आपको दिए गए हैं सामान्यीकरण, प्रयोग, कल्पना और अवलोकन। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है बिल्कुल, यानी आगमनात्मक तर्क के स्तरों में शामिल नहीं है पूछा है तो आपको उत्तर होगा कल्पना। क्या नहीं है? कल्पना। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट करके आना है। तो देखिए, आप लोग आगमनात्मक तर्क के अंतर्गत सामान्यीकरण, प्रयोगात्मक जांच और परिकल्पना का निरीक्षण, अवलोकन, निष्कर्ष और विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये सभी शामिल होते हैं। लेकिन साथियों, आपका जो कल्पना ऑप्शन सी है ये आगमनात्मक तर्क में शामिल नहीं है। यूपी टेट 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न संख्या 2, विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है? विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है? तो प्रश्न को अच्छे से याद कर लेना, यूपी टेट 2022 में पूछा गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों जॉन डेवी। कौन है? जॉन डेवी। और इन्होंने माना है कि जो तार्किक चिंतन है, तार्किक चिंतन को विचारात्मक चिंतन माना है। ये फैक्ट आपको इसमें याद रखना है कि भाई जो तार्किक चिंतन होता है उसको क्या माना है? विचारात्मक चिंतन माना है। किसने? जॉन डेवी महोदय ने। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न संख्या 3, निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक पूछा है तो आपको याद रखना है। देखिए, खेल और आयाम ये भी शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। हमारा वातावरण और वंशानुक्रम ये दोनों भी प्रभावित करते हैं। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये उपरोक्त सभी जो कारक हैं, खेल और आयाम, वातावरण और वंशक्रम, ये सभी आपके शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? याद रखना दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शायद ही आपको कहीं मिले या ना मिले, लेकिन ये यूपी टेट 2022 में पूछा गया है कि भाई संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? क्या अभिप्रेरणा की करता है, क्या स्मृति की करता है, क्या सृजनात्मकता की करता है या अधिगम की करता है? तो आपको राइट ऑप्शन बिल्कुल याद रखना है, अपने मस्तिष्क में बैठा लेना है कि भाई संगणन का जो सिद्धांत है वो आपका स्मृति की व्याख्या करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। संगणन का सिद्धांत स्मृति की व्याख्या करता है। मेमोरी, आपको क्या याद रखना है? मेमोरी, यानी कि स्मृति की क्या करेगा? व्याख्या करेगा। अगला प्रश्न संख्या 5, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। तो ये प्रश्न तो यूपी टेट 2022 में पूछा ही गया है। साथियों, इस प्रश्न को अपने मस्तिष्क में बैठा लेना है कि भाई जो मूल प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है? सभी प्राणियों में पाई जाती है, जन्मजात होती है और नेचुरल होती है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में। मूल प्रवृत्ति की विशेषता याद रखना, ये सभी प्राणियों में पाई जाती है, जन्मजात होती है, बच्चे के जन्म के समय से ही उत्पन्न होती है और प्राकृतिक होती है। तो आपका 5वें प्रश्न का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर? अगला प्रश्न संख्या 5 के बाद में आता है 6 नंबर को। देखिएगा, निम्न में से अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है साथियों।
3 तो इसमें है, लेकिन एक ग्रंथि ऐसी है जो अंतःस्रावी नहीं है। इसका मतलब आपका देखिएगा पीयूष ग्रंथि, इसको ये मस्तिष्क में पाई जाती है, इससे पीट्यूटाइन हार्मोन निकलता है, ठीक है ना, ये मस्तिष्क में पाई जाती है, पीट्यूटाइन हार्मोन निकलता है, तो ये हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। उसके बाद थायराइड ग्रंथि, ये थायराइड ग्रंथि भी हमारी अंतःस्रावी है, और एड्रीनल ग्रंथि ये हमारी भी अंतःस्रावी ग्रंथि है, इससे एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है, जिसको करो या मरो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां जो नहीं है साथियों, आपको राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि जो लार ग्रंथि होती है जो हमारी जीभ के अंदर यानी मुंह में पाई जाती है, जीभ में यानी मुंह में लार ग्रंथि पाई जाती है, जो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, बल्कि कैसी है, बाह्य ग्रंथि है, मुखीय ग्रंथि है। कैसी है, मुखीय ग्रंथि या बाह्य ग्रंथि, ये आपको याद रख लेना है। क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 7, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का संबंध होता है। तो दोस्तों मैकडूगल साहब जो थे, विलियम मैकडूगल, उन्होंने 1908 ईस्वी के अंदर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है सामाजिक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान एक परिचय। क्या लिखा था, सामाजिक मनोविज्ञान एक परिचय। उसमें मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया था, और उन्होंने कहा था कि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का संबंध जो होता है किससे होता है, संवेग से होता है। उन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी और उनके 14 ही संवेग बताए थे। तो ये फैक्ट आपको अच्छे से याद रख लेना है, और अपने जो नोट्स आपने बनाए हैं उनमें मैकडूगल की 14 मूल प्रवृत्तियों को और 14 ही मूल संवेग जो हैं आपको अच्छे से याद करना है। और उनकी पुस्तक का नाम है सामाजिक मनोविज्ञान एक परिचय, जो 1908 में लिखी थी। उसमें ही इन्होंने मूल प्रवृत्तियों के संवेगों के बारे में बताया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 8, निम्न में से विस्मृति का कारण नहीं है। साथियों स्मृति और विस्मृति ये दोनों ही शब्द अलग अलग हैं, याद रखना। स्मृति का मतलब होता है, स्मृति का मतलब होता है स्मरण करना, यानी याद करना, किसी चीज़ को पुनः स्मृति में लाना, ठीक है। और विस्मृति का मतलब होता है साथियों भूलना, भूलना, विस्मृति का मतलब होता है भूलना। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। तो अब देखिएगा विस्मृति का कारण नहीं है पूछा है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा इसमें, देखिए मानसिक द्वंद्व की जो प्रवृत्ति होती है साथियों, यदि व्यक्ति के मस्तिष्क में मानसिक द्वंद्व चलेगा तो वो स्मृति का कारण हो गया, विस्मृति का कारण हो गया। मानसिक द्वंद्व के कारण भी भूल सकता है, ठीक है। उसके बाद सीखने की दोषपूर्ण विधियाँ, इसके द्वारा भी वो भूल सकता है। सीखने में कमी, इसके कारण भी भूल सकता है। लेकिन स्मरण करने की शक्ति या स्मरण करने की इच्छा साथियों, इसके द्वारा वो भूल नहीं सकता, क्या करेगा, याद कर सकता है। स्मरण करने की इच्छा मतलब ये स्मृति का कारण है, विस्मृति का कारण नहीं है। तो आपको राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। विस्मृति का कारण क्या नहीं है, स्मरण करने की इच्छा। यदि हम याद करेंगे किसी चीज़ को, स्मरण करेंगे, तो वो साथियों विस्मृति का कारण नहीं है, किसका है, स्मृति का कारण है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करने का मतलब क्या होता है, यानी पूर्व संवेदना के आधार पर, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। आपको जब मानसिक विकास आप लोग पढ़ेंगे तो उस मानसिक विकास के अंतर्गत आपको बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है, जैसे अपने संवेदना, स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना, चिंतन, स्मृति, विस्मृति और सहानुभूति। ये 10 पॉइंट आपको अच्छे से याद करना है, ये और एक प्रत्यय, तो ये 10 पॉइंट हो जाते हैं आपके। तो उनको आपको अच्छे से याद करना है मानसिक विकास के अंदर।
तो आपसे पूछा गया है पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करने वाला कारक कौन सा है या क्या कहलाता है। तो आपको याद करना है, सबसे पहले अच्छे से देखिएगा प्रत्यक्षीकरण। देखिए संवेदना जो होती है साथियों, ज्ञान की पहली सीढ़ी होती है। ज्ञान की पहली सीढ़ी क्या होती है? संवेदना। ठीक है, और संवेदना के आधार पर किसी भी वस्तु की वास्तविक स्थिति को जानना क्या कहलाता है? प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। यदि संवेदना के आधार पर, पूर्व ज्ञान के आधार पर हम किसी वस्तु की वास्तविक स्थिति को हम जानें, वो हमारा कहलाता है प्रत्यक्षीकरण। तो ये हमारी ज्ञान की क्या हो गई? ज्ञान की दूसरी सीढ़ी हो गई। क्या हो गई? दूसरी सीढ़ी हो गई। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न संख्या 10, औसत बुद्धि वालों का बुद्धि लब्धि स्तर क्या होता है? यानी जो औसत बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं या बच्चे होते हैं, उनका IQ लेवल कितना होता है, ये भी आपको अपने माइंड में याद करना है। तो आंसर हो जाएगा 90 से लेकर के 109 IQ होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है। तो मूल प्रवृत्तियों के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। ये विलियम मैकडूगल ने वर्गीकृत किया है 1908 में, सामाजिक मनोविज्ञान एक परिचय पुस्तक के अंतर्गत। और सिद्धांत भी उन्होंने दिया था। एक सिद्धांत आपको याद रखना है, इन 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में जो व्याख्या की थी मैकडूगल ने, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था। वो सिद्धांत भी आपको याद रखना है, वृत्तात्मक सिद्धांत। क्या रखना है? वृत्तात्मक सिद्धांत उन्होंने दिया था, और इस सिद्धांत के अंदर ही उन्होंने इन 14 मूल प्रवृत्तियों के संवेगों के बारे में बताया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन 12 नंबर को देखिएगा, निम्न में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? यानी सुजनन शास्त्र के पिता कौन कहलाते साथियों, आपको बताना है। तो देखिएगा, वुडवर्थ हैं या रॉस हैं या गाल्टन है या क्रो एंड क्रो। तो ये प्रश्न आपको अच्छे से याद रखना है, यूपी टेट 2022 में ही पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन 1883 के अंतर्गत एक संप्रत्यय दिया था कि भाई विवाह को विनियमित करके कृत्रिम रूप बेहतर मानव प्रजाति के निर्माण पर बल देना है। इसलिए उन्होंने जो मनोविज्ञान की भाषा में उनको सुजनन शास्त्र के पिता के नाम से जाना जाता है। क्लियर। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो साथियों अपने दोस्तों में शेयर करना, और हमारे YouTube चैनल को आप जल्दी से जल्दी आप लोग सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, और प्रतिदिन डेली लाइव क्लास के साथ में आप लोग जुड़ेंगे। युयुत्सा, तो देखिएगा युयुत्सा का संबंध क्या है? तो युयुत्सा भाई साहब क्या है? एक मूल प्रवृत्ति है। क्या है? मूल प्रवृत्ति। ये भी आपको याद रखना है। तो भैया इसका संबंध किससे होता है? युयुत्सा का संबंध किससे होगा? संवेग से होगा। युयुत्सा क्या है? एक मूल प्रवृत्ति है। तो मूल प्रवृत्ति का संबंध किससे होता है? संवेग से होता है। तो आपको याद रखना है एक चीज़ और, अगर युयुत्सा हमारी मूल प्रवृत्ति है तो इसका संवेग क्या हो जाएगा साथियों? क्या हो जाएगा? क्रोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? क्रोध। संवेग क्या हो जाएगा? क्रोध। क्लियर। तो आपको सी ऑप्शन याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बालकों के शारीरिक विकास को, यानी ये शारीरिक विकास नहीं है साथियों, क्या आ जाएगा यहाँ पर? मानसिक विकास। ये हमारा सामाजिक विकास है। सामाजिक विकास आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। कौन कौन से तत्व हैं? तो आपको क्लियर दिख रहा है, जहाँ पे भी हमारे सामाजिक परिवेश की बात की जाती है, ठीक है ना, वहाँ पे सामाजिक परिवेश जन्य तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, हमारे समाज के रीति रिवाज, ठीक है, हमारे समाज की संस्कृति, ये सभी सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 15, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है साथियों? आपको बताना है। ऑप्शन ए है कल्पना और संवेगात्मक विकास का सिद्धांत, द्रुतगामी विकास का सिद्धांत,
अनियमित विकास का सिद्धांत या मानसिक विकास से भिन्नता का नियम। तो ये बताएंगे आप लोग कौन सा आंसर होगा। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? चलिएगा, तो आपको याद रखना है ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, द्रुतगामी विकास का नियम। क्या हो जाएगा? द्रुतगामी विकास का नियम। क्लियर? आपको ये ऑप्शन संख्या बी याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 16, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत नहीं है, तो आपको ये बताना है। चलिए, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग लगाएंगे। समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत या अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। चलेगा, जल्दी से बताएंगे आप लोग फटाफट से। तो देखिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास का नहीं है साथियों। ये तीनों तो विकास के हैं, लेकिन ये डी ऑप्शन आपका विकास का सिद्धांत नहीं है। तो साथियों किसका है ये भी आपको याद रखना है। ये अधिगम का सिद्धांत है। क्या है? अधिगम का सिद्धांत है। तो आपको ये याद रखना है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसका है? अधिगम का सिद्धांत है। ये किसने दिया था? ये भी आपको याद रखना है, पावलाव साहब ने दिया था। किसने दिया था? पावलाव ने दिया था, इवान पी पेट्रोविच पावलाव, ठीक है, जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। तो अधिगम का सिद्धांत है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। डी ऑप्शन आप लोग राइट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, कथन किसका है? तो काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया साथियों, आपको याद रखना है। जहाँ पर भी आपको विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं शब्द और नवीन योग्यताएं, ये शब्द अगर आपको कहीं भी दिख जाए एग्जाम के अंतर्गत, तो ये कथन आपको याद रखना है, ये परिभाषा आपको याद रखनी है विकास के बारे में। श्रीमती हरलॉक, एलिजाबेथ हरलॉक का ये कथन है, आपको बिल्कुल अच्छे से अपने माइंड में फिक्स कर लेना है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं जो प्रकट होती हैं, वो हमारा क्या कहलाता? विकास कहलाता। ये परिभाषा श्रीमती एलिजाबेथ हरलॉक के द्वारा दी गई थी। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18, एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा यदि वह, ऑप्शन सुनिएगा, अपने परिवार के सदस्यों के साथ में स्वस्थ संबंध नहीं रखता या रखती, अपने साथियों के बीच लोकप्रिय नहीं है, समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए ये जानता हो, और वह अपना अधिकांश समय कंप्यूटर के साथ व्यतीत करता है या करती है। तो आपका राइट ऑप्शन आप लोग बताएंगे क्वेश्चन संख्या 8 के अंतर्गत। जल्दी से बताइएगा फटाफट, 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक विकास की यहाँ पे बात हो रही है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से अपने माइंड में फिक्स कर लेना है। जहाँ पे भी समाज की बात होती है तो समाज से ही उसका संबंध कहीं ना कहीं होगा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपको दिख रहा है कि समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ वह किस प्रकार व्यवहार करता है या उसको करना चाहिए, ये उस व्यक्ति पर या उस बच्चे पर आना चाहिए, तभी जाकर के वो सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित बालक माना जाएगा। क्योंकि समाज के अंतर्गत यदि व्यक्ति रहता है तो याद रखना आपको, वो समूह, जो मनुष्य समाज के अंतर्गत होता है तो वो समूह का सदस्य होता है। वो समाज के आदर्शों का पालन करेगा और अपने रीति रिवाज, अपनी संस्कृति और अपने नियमों का व्यवहारों के अनुसार पालन करेगा और सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढाल लेगा, तब जा कर के वो बालक एक पूर्णतः सामाजिक बच्चा माना जाएगा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा शायद मेरे हिसाब से प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन 19, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। मानसिक विकास का संबंध नहीं है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। ज़्यादातर जो प्रश्न आते हैं वो नहीं वाले शब्द के ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना।
तो आपको 3 ऑप्शन तो ऐसे हैं जो मानसिक विकास के संबंध के बारे में है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जो सामाजिक विकास के संबंध के बारे में नहीं है। चलिए बताइएगा। तो देखिए, आपको पता है अच्छी तरीके से, स्मृति, तर्क व निर्णय और अवबोध की क्षमता, ये तीनों के तीनों ही ऑप्शन क्या है मानसिक विकास के संबंध में। लेकिन साथियों, शिक्षार्थी के वजन और ऊंचाई का संबंध ये मानसिक विकास नहीं है, क्या है, शारीरिक विकास का संबंध है इसका। किसका है, शारीरिक विकास का संबंध है इसका। तो ये आपको ऑप्शन डी क्लियर दिख रहा होगा, आप लोग राइट आंसर करेंगे डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 20, किशोर अवस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या क्या है। चलिए, किशोर अवस्था के अंतर्गत जो विकासात्मक परिवर्तन होते हैं उनमें सबसे बड़ी प्रमुख समस्या क्या होती है, किशोरों के साथ में ऐसी कौन सी घटना घटित होती है जिसको वो अपने आप में समस्या मानते हैं। देखो, अभिप्रेरणा की कमी, ठीक है, अभिप्रेरणा की कमी ये बिल्कुल नहीं होता, ये ऑप्शन क्या है, गलत है। सहयोग की कमी नहीं, बहुत सारा सहयोग भी मिलता है। अभिरुचि की कमी नहीं, वो अभिरुचि भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, समायोजन की कमी ये किशोर अवस्थाओं की सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है। समायोजन शब्द जहाँ पे भी आपको याद रखना दिख जाए तो किशोर अवस्था अगर शब्द दिया गया हो तो किशोर अवस्था में बच्चों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, अपने आप को एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं। तो समायोजन की कमी किस में पाई जाती है, किशोरों के अंतर्गत पाई जाती है, ठीक है ना। लेकिन बाल्यावस्था के अंतर्गत एक और ऑप्शन फैक्ट याद रखना आपको, अगर बाल्यावस्था है तो बाल्यावस्था में सबसे ज़्यादा समायोजन करने की क्षमता पाई जाती है। समायोजन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा समायोजन करने की या समायोजित करने की, एडजस्टमेंट करने की जो क्षमता पाई जाती है वो बाल्यावस्था में पाई जाती है। लेकिन कमी कहाँ पर पाई जाती है साथियों, किशोर अवस्था के अंतर्गत पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है, डी ऑप्शन याद रखेंगे अपने माइंड में। क्लियर हो गया होगा प्रश्न। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 21। चलिए, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया कौन सी है। सामाजिकरण, भाषाई विकास, वैयक्तिक मूल्य या सामाजिक परिपक्वता। ये रीट 2021 में आया है साथियों, अभी अभी आया है, अभी जो आपने पेपर दिया गया होगा उसमें पूछा गया ये, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर के व्यवहार करना सीखता है। देखिए, मानव कल्याण की बात हो रही है, मानव कल्याण की यहाँ पर बात हो रही है, तो इसका मतलब वो बच्चा जो है कहीं ना कहीं एक समूह का सदस्य होता है। और जहाँ पर भी समूह की बात की जाती है, रीति रिवाज और संस्कृति नियमों की बात की जाती है, निर्भरता के कारण व्यवहार की बात की जाती है, तो वहाँ पर 101% आपका क्या होगा, सामाजिकरण होगा, समाज के बारे में बात कर रहा होगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा यहाँ पर। तो मानव कल्याण के लिए परस्पर एक दूसरे के साथ निर्भर होकर के जो व्यक्ति व्यवहार करता है वो कहलाता है, उसका सामाजिकरण कहलाता है, सोशलाइजेशन कहलाता है। क्लियर, ऑप्शन ए राइट आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न आपको, अभी तो शुरुआत है, पहला टेस्ट है, आगे आप लोग जैसे जैसे पढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे टेस्ट सीरीज के बारे में बढ़ेंगे, आप लोगों को एक से एक शानदार प्रश्न मिलेगा। धीर सिंह धावई जी के नोट्स, साथ साथ वंदना जादौन के नोट्स, वहाँ से ये प्रश्न बनाए गए हैं, उनकी टेस्ट सीरीज़ों का उपयोग आपको यहाँ पर निःशुल्क दिया जा रहा है। तो आप लोग धैर्य बना करके रखिएगा। जो भी यहाँ पे साइकोलॉजी के स्पेशलिस्ट टीचर हैं उन सब की टेस्ट सीरीज़ आपको इस यूट्यूब अपनी क्लासेस पर फ्री में अवेलेबल करवाई जाएगी, आप लोग निश्चिंत रहिएगा। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को जिस सहायता की आवश्यकता है वो कौन सी होनी चाहिए, मनोगत्यात्मक क्षेत्र में, भावनात्मक क्षेत्र में, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल क्षेत्र में या संज्ञानात्मक क्षेत्र में, बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन संख्या 22 जल्दी से बताएंगे आप लोग फटाफट, रेट 2021 में ही आया है क्वेश्चन। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। सभी वीडियो को लाइक कर देंगे, मज़ा अगर आ रहा है तो
क्वेश्चन संख्या 22 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन ए, भावात्मक क्षेत्र। भावात्मक यानी कि बच्चे के अंतर्गत यदि वो आक्रामक व्यवहार कर रहा है, विद्यालय के मापदंडों को नहीं मान रहा, ठीक है ना, तो आपको करना क्या, उस बच्चे की भावात्मक जो क्षेत्र है उसको विकसित करना जरूरी है। जैसे बच्चे के अंतर्गत दुख है, सुख है, क्रोध है, हर्ष, भय, उदासीन, पसंद नापसंद, ठीक है, उसकी रुचि, उसकी दृष्टिकोण, उसकी मान्यताओं, इन सभी को व्यक्त करने के लिए उसके जो अनुभूति के संवेग हैं उनको हमें अभिव्यक्त कराना, उनको हमें अभिप्रेरित करना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब कुल मिलाकर के भावात्मक क्षेत्र में उसका विकास करना अनिवार्य है। तभी जा कर के यहाँ पर एक विद्यार्थी अपने समकक्ष विद्यार्थियों के प्रति आक्रामक व्यवहार करना बंद करेगा, विद्यालय के मापदंडों को मानना शुरू करेगा। तो ये भावात्मक क्षेत्र का विकास जरूरी है बच्चे के अंदर। समझ गए आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 2021 में ही आया है। चलिए, पुरुष में हार्मोन पाया जाता है, पुरुष में हार्मोन पाया जाता है, बताइएगा आप लोग। सिर्फ एंड्रोजेंस, सिर्फ एस्ट्रोजेंस, एंड्रोजेंस और एस्ट्रोजेंस दोनों, या सिर्फ एस्ट्राडियोल? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग, चाहे भले ही 21 में आ गया हो, ये भले ही 2022 में आया ना आए, लेकिन आपको प्रश्न जरूर याद रखना है। पुरुष में हार्मोन कौन सा पाया जाता है? तो याद रखना साथियों, जो पुरुष होता है, पुरुष के अंतर्गत ये दोनों हार्मोन पाए जाते हैं। एक तो होता है एंड्रोजेंस और दूसरा होता है एस्ट्रोजेंस। ये दोनों ही हार्मोन पुरुष में पाए जाते हैं। तो इन दोनों ही हार्मोन्स का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, ये भी आपको याद रखना है, एस्ट्रोजेंस कहलाता है। कौन सा कहलाता है? एस्ट्रोजन कहलाता है। ये एक हार्मोन का समूह है एस्ट्रोजन, जिसमें एंड्रोजेंस और एस्ट्रोजेंस ये दोनों ही हार्मोन पाए जाते हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 देखिएगा। 24 क्वेश्चन को, मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों के विकास का क्रम एक सा रहता है। ये कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? तो दोस्तों एक चीज़ आपको याद रखना है कि विकास के जो सिद्धांत हैं, लगभग 10 या 12 सिद्धांत हैं, वो 10-12 सिद्धांत में से आपको एक प्रश्न एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आप लोग टॉपिक वाइज उस चीज़ को रिवाइज करते जाइएगा। मैं सारे प्रश्नों को यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूँगा। तो बताइएगा आप लोग कि विकास तो आजीवन चलता रहता है, लेकिन दो व्यक्ति आपस में बराबर नहीं होते, किंतु सामान्य जो बालकों के विकास का क्रम होता है वो एक जैसा होता है। ये कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर काम करता है, किस सिद्धांत पर व्याख्या करता है? तो आपको याद रखना है इस प्रश्न का राइट ऑप्शन क्या होगा? समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत कहता है कि विकास तो आजीवन चलता है, यद्यपि दो व्यक्ति जो होते हैं वो आपस में बराबर नहीं होते। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई बच्चा छोटा हो, एक की लंबाई कम है, एक की ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन जो उनका विकास का जो क्रम है, यानी कि बच्चे का पहले मस्तिष्क का विकास होगा, उसके बाद हाथ पैर का। इसका मतलब ये बच्चे का जो विकास होता है मस्तकोन्मुखी, और एक होता है केंद्र से बाह्य, यानी सेफेलोकोडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। ये दोनों दो पद्धतियां हैं। ये दोनों का जो क्रम होता है हर बच्चे के अंतर्गत एक जैसा होता है, चाहे वो बच्चा ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ हो, चाहे वो बच्चा भारत में पैदा हुआ हो। विकास का क्रम तो एक जैसा होता है, बल्कि व्यक्तित्व उन दोनों का अलग अलग हो सकता है। विकास का सिद्धांत कौन सा है? समान प्रतिमान का सिद्धांत है। समान प्रतिरूप का सिद्धांत ये व्याख्या करता है। सी ऑप्शन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन संख्या 25, अनुवांशिकी के जनक कौन है? बहुत सिंपल प्रश्न पूछा गया था 2021 में, बहुत इजी प्रश्न है। अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो आपको याद रखना है ग्रेगर जोहन मेंडल। कौन है? ग्रेगर जोहन मेंडल। उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। मटर के पौधे पर उन्होंने प्रयोग किया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और उन्होंने अनुवंशिकता के नियमों के बारे में व्याख्या की थी ग्रेगर जोहन मेंडल ने। ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया के निवासी थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न संख्या 26, डाउन संलक्षण का कारण है। डाउन संलक्षण का कारण है, चलिए बताएंगे आप लोग।
विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत हम पढ़ेंगे ऐसे वातावरण है हमारा, वंशक्रम है हमारा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा विशेषकर अपनी थ्योरी से पढ़नी है, उसके बाद टेस्ट सीरीज़ देना है। देखिएगा आप लोग अपनी टेस्ट सीरीज़ को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज़ जो चल रही है ये कोई मामूली टेस्ट सीरीज़ नहीं है, आपको एक से एक प्रश्न जो मिलेगा बहुत शानदार और जानदार मिलेगा। तो देखिएगा डाउन से जो संलक्षण है उसका कारण जो होता है वो त्रिगुण सूत्रता 21। क्या होगा? त्रिगुण सूत्रता 21। बहुत गहराई का प्रश्न पूछा गया था 2021 में, और मैं इसकी व्याख्या कर देता हूँ। याद रखना, इस डाउन संलक्षण जो होता है इसको क्या कहते हैं साथियों? ट्राइसोमी 21 कहते हैं। ट्राइसोमी 21 यानी त्रिगुण सूत्रता 21 कहते हैं, ट्राइसोमी 21, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और इसमें एक अतिरिक्त जो होता है 21वां क्रोमोसोम पाया जाता है। ये 21वां क्रोमोसोम पाया जाता है, इस कारण से गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। ओके, इसकी वजह से डाउन सिंड्रोम भी बोलते हैं इसको। 21 हो जाती है, ये वो 47 हो जाती है यहाँ पर इनकी संख्या। एक 21वां क्रोमोसोम होने के कारण गुणसूत्र कितने हो जाते हैं? 47 हो जाते हैं। ओके, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन संख्या 27। शिक्षण की खेल कूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पूछा गया है। देखिए 2021 में वैसे तो पेपर बहुत सिंपल आया था, लेकिन फिर भी प्रश्न बहुत अच्छे कायदे के दिए हैं। शिक्षण की खेल कूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, वृद्धि और विकास के सिद्धांत पर, शिक्षण का समाजशास्त्री सिद्धांत पर, या शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम पर? तो राइट आंसर बिल्कुल बहुत अच्छा है, इजी है, वृद्धि और विकास के सिद्धांत पर है खेलकूद की विधि, क्योंकि यहाँ पर शारीरिक और मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, सब तरह का विकास होता है। बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है खेलकूद विधि के माध्यम से। तो वृद्धि और विकास के सिद्धांत पर आधारित है। बी ऑप्शन आप लोग क्या करेंगे? राइट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 28। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? आपसे पूछा है, नहीं है। बाल्यावस्था के दौरान जो सीखने से संबंध नहीं रखती, क्या पूर्व अनुभव है, प्रतिबिंबन है, कल्पना है, या तर्क है? तो राइट आंसर आपको बताना है 28 में। चलिए, तो प्रश्न आपको कंफ्यूज करेगा। 21 में पूछा गया, लेकिन क्वेश्चन क्या था? गलत था। ये क्वेश्चन क्या था? गलत था। इसके जो ऑप्शन आए थे साथियों, वो बिल्कुल सारे के सारे बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंध रखते हैं। एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो संबंध नहीं रखता है। तो इसके चारों ही ऑप्शन क्या थे? बाल्यावस्था से सीखने के दौरान संबंध रखते हैं, इसलिए इस प्रश्न को यहाँ से डिलीट कर दिया गया पेपर में से। समझ में आ गया आपके बात? ठीक है, ये सभी क्या है? मानसिक क्रिया के बाल्यावस्था के विकास के क्या है? कारक हैं। पूर्वानुभव, प्रतिबिंबन, कल्पना और तर्क, ये सभी मानसिक विकास का संबंध रखते हैं बाल्यावस्था से। एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंध नहीं रखता हो। क्लियर? तो इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया है यहाँ से। ओके, अगला प्रश्न संख्या 29। विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का समाधान करता है? 29। आपको अभी आया था कि भाई जहाँ पर भी किशोर अवस्था शब्द दिख जाए और समायोजन की समस्या शब्द दिख जाए, जहाँ पर भी समायोजन की समस्या आ रही है, तो इसका मतलब उसका संबंध किससे है? किशोर अवस्था से है। किशोर अवस्था से है, तो आपको बी ऑप्शन ये तो बिल्कुल याद रखना है कि समायोजन की समस्या जब भी आएगी वो किशोर अवस्था के अंतर्गत ही आएगी। क्लियर? अगला प्रश्न संख्या लास्ट है आपका 30वां प्रश्न है, कौन सा रोग वंशानुगत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ जाता है, वंश क्रम है यानी कि वंशानुगत है, इसके लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में दिखाई देते हैं, वो कौन सा रोग है? ADHD या फिनाइल कीटोनूरिया, पार्किंसन या HIV एड्स? ये आपको याद रखना है। अच्छा जी,
बताएंगे, फटाफट से बताएंगे। लास्ट में 30वां प्रश्न है। तो इसका संबंध, ये रोग जो है साथियों, फिनाइल कीटोनूरिया, फिनाइल कीटोनूरिया, ये शब्द भी अगर आपको ये 3 शब्द दिख जाए ना, तो ये एक फिनाइल कीटोनूरिया का ही प्रतीक है, जो एक वंशानुगत रोग है। और ये कैसा है, एक मानसिक दुर्बलता वाला रोग है, जिसका संबंध जो होता है वो प्रोटीन और जो चयापचय क्रिया होती है उनमें गड़बड़ी के कारण बच्चे के जन्म के समय ही क्या हो जाता है, दिख जाता है। बच्चे के जन्म के समय दिख जाता है। बच्चे की जो उपापचय क्रिया होती है उनके संबंध के कारण ये बीमारी दिखाई देती है। 6 से 12 महीने के भीतर मानसिक दुर्बलता के कारण फिनाइल कीटोनूरिया के लक्षण बच्चे में दिखाई देने लगते हैं, जिसके कारण बच्चे में कौन सा रोग होता है, ये फिनाइल कीटोनूरिया होता है। इसके लक्षण भी आप लोग सुनेगा, जैसे गंदे के पसीने का विचित्र गंध आना, कंपन होना बच्चे के अंदर, एक्जिमा जैसी लक्षण बच्चे के अंदर दिखाई देते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और आपका एक लास्ट प्रश्न है कल के लिए, आप लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताया जाएगा, आप लोग इसका कमेंट ज़रूर दीजिएगा। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? निरंतरता के सिद्धांत से, अंतः संबंध के सिद्धांत से, अन्योन्य क्रिया के सिद्धांत से, या एकीकरण के सिद्धांत से? आप लोगों के प्रश्न का जवाब आपको अपने कमेंट में देना है। चलिए साथियों, अब हम अपनी टेस्ट सीरीज़ को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले मॉडल टेस्ट के साथ में हम आपसे मिलेंगे और एक से एक प्रश्न शानदार मिलेगा, शानदार मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनी एजुकेशन यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए अब टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल लगातार आपके लिए 23, 24 और 25, ठीक है, 23, 24 और 25 जुलाई तक लगातार टेस्ट सीरीज साइकोलॉजी की देगा। ओनली साइकोलॉजी को आपको कवर करवाना है, ठीक है। शॉर्ट एंड स्वीट आपको पढ़ाया जाएगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिएगा, अपने सिलेबस को पूरा कर लिया होगा, अब आपको तैयारी को परखना है कितना आपका लेवल है, ठीक है ना। मैं एक से खतरनाक क्वेश्चन आपके लिए देता रहूँगा। धन्यवाद, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।